ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक का है। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4.10H2O सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन इज। ठीक है, एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन। तो कंप्लीट आयोनाइजेशन मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के जैसे काम करेंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट विल बी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होता है? वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। कितना नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस करेंगे एक फॉर्मूला यूनिट से, वो होगा वेंट ऑफ फैक्टर के बराबर। ठीक है, अभी ये जो Na2SO4.10H2O जैसे ही पानी में डिजोल्व करोगे तो ये ऐसे डिसोसिएट होगा, Na2SO4.10H2O। ये जो 10H2O है इसको बोलते हैं हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, ये जैसे ही पानी में डिजोल्व करोगे तो ऐसे डिसोसिएट होगा, SO4 2 माइनस प्लस 10H2O। ये जो 10H2O है ये सॉल्वेंट के हिसाब से काम करेंगे जैसे ही डिजोल्व करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट से हम लोगों को कितना वाटर ऑफ मतलब कितना आयंस मिल रहा है? यहाँ पे टोटल 2 सोडियम आयन है और 1 सल्फेट आयन है। तो इसका मतलब टोटल कितना हुआ आयंस? 3। तो जैसे कि मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन हम लोगों को जैसे कि पता है ना, नंबर ऑफ आयंस दैट विल बी प्रोड्यूस फ्रॉम वन फॉर्मूला यूनिट। सो हियर वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा? 3। ठीक है, हमारा सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। सो ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। यहाँ पे भी वेंट ऑफ फैक्टर ही पूछा गया है। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर KCl सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। ये तो बहुत आसान है, KCl तुम लोग को पता है ऐसे डिसोसिएट होता है और KCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, K प्लस प्लस क्या होगा? Cl माइनस, ऐसे डिसोसिएट होगा। एक फॉर्मूला यूनिट से कितना आयन बन रहा है? 2 आयन्स बन रहा है, एक केटायन एक एनायन। सो वेंट ऑफ फैक्टर I कितना होगा? बराबर 2 होगा, राइट। सो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर के लिए आंसर, सही आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, एनी डाउट? नहीं है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर से वेंट ऑफ फैक्टर का ये आया था सीबीएसई 2024 में। ठीक है, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर K2SO4 सॉल्यूशन एज्यूमिंग कंप्लीट आयोनाइजेशन इज। यहाँ पे भी कंप्लीट आयोनाइजेशन है, K2SO4 कंप्लीट आयोनाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ K प्लस प्लस क्या होगा? SO4 2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूनिट से कितना आयंस प्रोड्यूस हो रहा है? टोटल 3, राइट। 2 केटायन 1 एनायन। ठीक है, तो यहाँ पे वेंट ऑफ फैक्टर I बराबर कितना होगा? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो होगा 3। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव सेम। ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलते हैं हम लोग? अगर 2 सॉल्यूशन, ठीक है, जो कि मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सेपरेटेड है, अगर 2 सॉल्यूशन का प्रेशर अगर बराबर रहता है, ठीक है, तो उन दोनों सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या बराबर रहता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बराबर रहेगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। ये एकदम सीधा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपाउंड ऑफ CaCl2.6H2O undergoes complete dissociation in water. The वेंट ऑफ फैक्टर I is equal to। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है और ये आया था सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2023 में। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मानना है यहाँ पे क्योंकि मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन बोल रहा है। ठीक है, CaCl2.6H2O ऐसे डिसोसिएट होगा पानी में डिजोल्व करने से। Ca2 प्लस प्लस क्या होगा? 2 Cl माइनस प्लस 6H2O ऐसे करके होगा। तो टोटल आयंस कितना प्रोड्यूस हो रहा है एक फॉर्मूला यूनिट से? 3। सो वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे I कितना होगा? I बराबर होगा 3। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितना आयंस एक फॉर्मूला यूनिट से प्रोड्यूस होता है वही होता है हमारा वेंट ऑफ फैक्टर के वैल्यू के बराबर। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर कौन सा होगा? 3। ठीक है, ऑप्शन C 3। ए कंपाउंड अंडरगोस
कंप्लीट डाइमराइजेशन इन ए गिवन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ठीक है, द वेंट ऑफ फैक्टर आई इज इक्वल टू, तो ठीक है, ये डाइमराइजेशन वाला क्वेश्चन है। तो डाइमराइजेशन को हम लोग जनरली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जनरल रिप्रेजेंटेशन इन केस ऑफ 100% एसोसिएशन। अगर 100% एसोसिएशन होता है तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ए क्या है यहाँ पे, मोनोमरिक यूनिट है, ठीक है, एन नंबर ऑफ ए एक साथ कंबाइन होके, ठीक है, ए एन बन रहा है, ए एन बन रहा है, ठीक है। ये मोनोमरिक यूनिट ए जो है, मोनोमरिक यूनिट है, ये है जो मतलब पॉलीमर बन रहा है, ये ए एन क्या है, पॉलीमर है, ठीक है। सो अगर डाइमर बनेंगे तो एन का वैल्यू होगा 2, अगर ट्राइमर बनेंगे तो एन का वैल्यू होगा 3, अगर टेट्रामर होगा, ठीक है, या टेट्रामराइजेशन अगर होगा तो एन का वैल्यू बराबर होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं मान लूं कि इनिशियली अगर 1 मोल है, ठीक है, आफ्टर 100% एसोसिएशन, ठीक है, सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितना होगा, या तो इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सॉल्यूशन कितना होगा, 1/n, ठीक है, 1/n। 100% अगर एसोसिएशन होगा तो ये वाला केस होगा, 1/n के बराबर होगा, ठीक है, 1/n के बराबर, ओके। और ये वैल्यू होगा हमारा वेंट ऑफ फैक्टर के बराबर, ठीक है, आई के बराबर, फाइन। क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर आई, so this is number of solute particles या particles after association number of particles before association। तो before association कितना था, before association हमने लिया था 1 moles of A, ठीक है, एसोसिएशन के बाद कितना हुआ, ये तो कंप्लीट अगर एसोसिएशन हो रहा है तो ए नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स होगा 0, ठीक है, क्योंकि पूरा का पूरा ए एन में कन्वर्ट हुआ है, और ए एन कितना बना है, 1/n, तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/n, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे डाइमराइजेशन हो रहा है, डाइमराइजेशन मतलब n का वैल्यू कितना होगा, 2, तो यहाँ पे i इक्वल टू कितना होगा, 1/2, सो ये होगा 0.5, ठीक है, 1/2 या 0.5। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, तो ये भी एसोसिएशन का ही क्वेश्चन है। A compound undergoes complete tetramerization in a given organic solvent. The Ventov factor I is equal to, ठीक है। तो अभी बताया था एसोसिएशन के लिए, 100% एसोसिएशन के लिए, ठीक है, इनिशियली अगर मैं इसका 1 मोल मान लो, फाइनली सॉल्यूशन में अनएसोसिएटेड फॉर्म में 0 होगा, AN, ठीक है, यहाँ पे कितना पार्टिकल्स रहेगा, 1/n, ठीक है। I बराबर कितना होता है, I बराबर 1/n होता है, ओके। तो यहाँ पे n कितना है, व्हाट इज द n वैल्यू, यहाँ पे टेट्रामराइजेशन हो रहा है, टेट्रामराइजेशन मतलब टेट्रामराइजेशन n का वैल्यू होगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा, 1/4, सो दैट विल बी इक्वल टू 0.25, ठीक है। आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अभी, ओके, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वा सॉल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो याद है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, डेल्टा टीबी, तो दैट इज इक्वल टू केबी इनटू क्या है, मोलालिटी, ओके। डेल्टा टीबी बराबर कितना होता है, टी बी माइनस टी नॉट ऑफ टी, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, के बी इंटू मोलालिटी, ठीक है। यहाँ पे ये तो कांस्टेंट होगा पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए, ये तो कांस्टेंट होगा, ठीक है, ये वेरी होगा डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन के सॉल्यूशन पे और टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी बी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये केबी भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट रहेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम लोग मोलालिटी लिख सकते हैं, है कि नहीं, ठीक है, ओके।
बाय द वे अगर ऑप्शन में देखोगे तो ऑप्शन में क्या दिया है, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी दिया है। हम लोग यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। ओके, क्लियरली यू कैन यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जिसका मोलारिटी ज़्यादा होगा या मतलब मोलारिटी ज़्यादा होगा उसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये किस टाइप का सॉल्यूट है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। इलेक्ट्रोलाइटिक अगर सॉल्यूट है तो यहाँ पे करेक्शन फैक्टर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आई वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है, तो आई यहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट किसका ज़्यादा होगा, जिसका आई इंटू एम का वैल्यू, या मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम, ऐसे, ठीक है। मान लो इसका मतलब ऑलमोस्ट बराबर ही होगा, ठीक है। तो इसके लिए आई का वैल्यू, कंसंट्रेशन तो ऑलरेडी दिया है फर्स्ट ऑप्शन के लिए, एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन के लिए टी बी इज प्रोपोर्शनल तो कितना होगा यहाँ पे, आई इंटू आई कितना है यहाँ पे 2 होगा, KCl है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, 2 इंटू यहाँ पे 1 होगा। सेकेंड के लिए ऑप्शन बी के लिए तो यहाँ पे टी बी विल बी प्रोपोर्शनल तो कितना होगा, आई का वैल्यू कितना है यहाँ पे, आई का वैल्यू कितना है 3, राइट। कैसे, ये ऐसे डिसोसिएट होगा, के प्लस प्लस क्या होगा SO4 2 माइनस, ऐसे करके आई का वैल्यू कितना होगा यहाँ पे 3 इंटू कितना है 1। तीसरा केस, ठीक है, तीसरा केस कितना है, टी बी विल बी प्रोपोर्शनल तो इस केस में 2 इंटू कितना होगा यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे। नेक्स्ट फोर्थ वन, टी बी विल बी प्रोपोर्शनल तो कितना होगा यहाँ पे ये 2, सो 3 इंटू 2। तो किसका वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो अकॉर्डिंगली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन किसका सबसे ज़्यादा होगा, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, मतलब ऑप्शन डी वाला सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है। चलो, आउट ऑफ 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, ठीक है, ये CBSE 2023 का क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम का। आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन, 1 मोलर, ठीक है, 1 मोलर एक्वा सॉल्यूशन which will show the largest freezing point depression, which will show largest freezing point depression, ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के लिए हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, ओके, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, कहीं कहीं ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, ये नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, ये वाला इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, ओके ओके। हम लोगों को पता है नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के लिए वेंट ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू बराबर हम लोग 1 ले सकते हैं, ठीक है, करेक्शन फैक्टर में आई का वैल्यू 1 ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, सबसे ज़्यादा किसका होगा ये पूछा गया है, ठीक है। सो वी नो डेल्टा TF ये प्रोपोर्शनल होता है, या मतलब इसका होता है, तो दैट इज ये वैल्यू बराबर होता है आई इंटू KF इंटू मोलारिटी, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन किस में दिया गया है, मोलारिटी में दिया गया है। हम लोग एज्यूम करते हैं कि मोलारिटी इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या मानते हैं यहाँ पे, मोलारिटी मान लेते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू मान लेते हैं, फाइन, ठीक है। अगर मान लेंगे तो कंसंट्रेशन तो सभी का सेम है, कंसंट्रेशन सभी का, ये जो m है m सभी का वैल्यू सेम है, 1.0 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, ठीक है। तो ठीक वैसे ही सॉल्वेंट क्योंकि सेम है तो ये वाला भी सेम होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा TF ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई के वैल्यू के बराबर होगा, ठीक है, आई के वैल्यू करेक्शन फैक्टर, ठीक है, ओके। सो अभी देखते हैं चारों में से आई का वैल्यू सबसे ज़्यादा किसका है, ठीक है। NaCl, NaCl क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए फॉर्मूला क्या होता है Na, सो ऐसे डिसोसिएट होगा ये वाला, तो इसके लिए आई का वैल्यू बराबर होगा कितना आयंस प्रोड्यूस करेगा एक फॉर्मूला यूनिट से, और एक फॉर्मूला यूनिट से कितना आयंस प्रोड्यूस हो रहा है 2, सो वेंट ऑफ फैक्टर इसका क्या होगा 2। तो ठीक वैसे ही बाकी नेक्स्ट, ठीक है, Na2SO4 ये भी ऐसे डिसोसिएट होगा, ये ऐसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ Na प्लस SO4
2 माइनस, ठीक है। तो इसके लिए आई का वैल्यू कितना होगा, 3 आयन्स प्रोड्यूस हो रहा है तो आई का वैल्यू होगा 3। तो ग्लूकोज का तो क्या होगा, डिसोसिएशन नहीं होगा, तो इसके लिए आई का वैल्यू बराबर 1 ले सकते हो, ठीक है। सो फोर्थ के लिए, ठीक है, जो कि एल्यूमिनियम सल्फेट है, Al2SO4 होल ट्राइस, ठीक है। ये कैसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस, प्लस कितना होगा, ट्राइस SO4 2 माइनस, ओके। टोटल यहाँ पे कितना आयन प्रोड्यूस हो रहा है, एक फॉर्मूला यूनिट से 2 एल्यूमिनियम आयन 3 सल्फेट आयन, तो टोटल मिला के कितना हुआ 5, ठीक है। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा 5, ठीक है। ओके, आई का वैल्यू सबसे ज्यादा किसका है, एल्यूमिनियम सल्फेट का। तो सही आंसर कौन सा होगा, डिप्रेशन ऑफ लार्जेस्ट डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट विल बी शोन बाय, कौन सा होगा, कौन दिखाएगा सबसे लार्जेस्ट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये एल्यूमिनियम सल्फेट, ठीक है। फाइन, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसा है, इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट विल बी, हम लोगों को पता है कि जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता है। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के लिए जो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट है Kb, तो Kb के लिए होता है Kb इज इक्वल टू क्या होता है, Kb के लिए फॉर्मूला क्या है, R जो कि गैस कांस्टेंट है इनटू Ma क्या है, मोलर मास ऑफ द सॉल्वेंट, इनटू Tb क्या है, T नॉट ऑफ B, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, राइट, डिवाइडेड बाय 1000 इनटू, ठीक है, डेल्टा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। ये है हमारा Kb के लिए एक्सप्रेशन, ठीक है। यहां पे कहीं पे कंसंट्रेशन टर्म्स आ रहा है नहीं, राइट। सो दैट मीन्स क्या है, Kb इज नॉट ए फंक्शन ऑफ मोलालिटी, Kb मोलालिटी का फंक्शन नहीं है, सो इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है। अगर इंडिपेंडेंट है और अगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डबल कर दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो क्या होगा, इट विल रिमेन अनचेंज, ऑप्शन डी सही होगा। इज दैट क्लियर, ठीक है, ओके। ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही है, सिंपल क्वेश्चन पेपर का 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है, ओके। हाउ मच इथाइल एल्कोहल must be added to 1 liter of water so that the solution freezes at minus 14 degrees Celsius. Kf of water is 1.86 degrees Celsius per mole, यहाँ पे kg भी आना चाहिए था, ठीक है, करेक्शन कर लेना, कोई बात नहीं, kg भी आएगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे हम लोगों को मतलब सॉल्व करना है, सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला तो पता है ना, फॉर्मूला, सो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर्मूला सब याद करना है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाला जितना भी फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, गिवन, तो गिवन क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ओके, नॉट बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ये दिया गया है माइनस 14 डिग्री सेल्सियस, माइनस 14 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और Kf कितना दिया गया है, Kf, तो Kf कितना है 1.86, ठीक है, डिग्री सेल्सियस, Kg पर मोल होगा, Kg पर मोल। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये वाला क्वेश्चन है। और एक और डेटा दिया गया है 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर ऑफ वाटर मतलब, ठीक है, तो हम लोगों को पता है पानी का डेंसिटी कितना होता है, लगभग 1 ग्राम पर ml, ठीक है। तो अगर 1 ग्राम पर ml है तो 1 लीटर में मास, पानी का मास कितना होगा, तो मास ऑफ वाटर, ठीक है, दैट इज WA, मास ऑफ वाटर, दैट मीन्स मास ऑफ द सॉल्वेंट हियर, यहाँ पे पानी क्या है, सॉल्वेंट है, तो मास ऑफ वाटर, सो दैट इज इक्वल टू कितना है 1 kg है, ठीक है। क्यों ऐसा है, क्योंकि डेंसिटी ऑफ क्या है, वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर होता है, सो ये कितना होता है 1 ग्राम पर ml के बराबर होता है, ठीक है, 1 ग्राम पर ml के बराबर होता है। 1 लीटर का कितना होगा, तो 1 लीटर का कितना होगा 1 kg होगा। कैसे 1 kg होगा, 1 लीटर में 1000 ml रहता है और 1000 ml में 1000 ग्राम होगा, ठीक है, तो 1000 ग्राम इक्वल टू कितना होता है 1 kg होता है, ठीक है। चलो
नाउ फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ होता है कितना, डेल्टा टी एफ, ठीक है। डेल्टा टी एफ होता है, यहाँ पे नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है तो के एफ इंटू क्या होगा, मोलालिटी। इसको थोड़ा मतलब मोलालिटी के फॉर्म में नहीं दिया गया है, मोल्स के फॉर्म में, ठीक है, मोल्स और मास, और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट भी दिया गया है। तो इसको रीअरेंज करते हैं फॉर्मूला को, यहाँ पे टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ, ठीक है। यह फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर है और ये फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो दिस इज इक्वल टू कितना होगा, के एफ, ठीक है, के एफ इनटू मोलालिटी की जगह मैं कैसे लिखूंगा, एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी, ठीक है। यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर लो, इसका वैल्यू तो 0 होता है तो इसका वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे माइनस ऑफ -14, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में है, फाइनली यूनिट लिख देंगे, ठीक है, 1.86 इनटू कितना होगा, एन बी डिवाइडेड बाय क्या है यहाँ पे डब्ल्यू है, डब्ल्यू ए का वैल्यू कितना है, डब्ल्यू ए का कितना है 1 kg दिया गया है, 1 kg, ठीक है, फाइन। यहाँ पे कितना होगा, अगर सॉल्व करोगे तो ये वाला रीअरेंज करोगे तो एन बी बराबर कितना आएगा, तो रीअरेंज करोगे तो 14 बाय कितना होगा 1.86 इंटू 1, तो इसको सॉल्व कर लो, ये आएगा हमारा नंबर ऑफ मोल्स, कितना आएगा, चेक इट आउट, ये आएगा ऑलमोस्ट 7.52 मोल्स के बराबर ऑलमोस्ट, ठीक है, 5352, तो इसके बराबर ऑलमोस्ट, ठीक है। तो दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। तो सही आंसर कौन सा होगा, सही आंसर कौन सा होगा, यहाँ पे ऑप्शन ए, ठीक है, सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर का रिलेटेड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ब्लड सेल विल श्रिंक, ब्लड सेल कब श्रिंक होता है, ठीक है, अगर ब्लड सेल को किसी सॉल्यूशन में अगर डिजोल्व करोगे, या मतलब, ठीक है, अगर डिजोल्व करोगे, मान लो, ठीक है, ऐसे करके, ये एक सॉल्यूशन है, ठीक है, ये एक सॉल्यूशन है, यहाँ पे हमारा ब्लड सेल है लेट्स से, ठीक है, यहाँ पे अगर सेल का कॉन्सेंट्रेशन, हमारा ब्लड सेल का अगर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से अगर ज़्यादा है, इसका सेल का अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, अगर सेल का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किससे, सेल का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, सॉल्वेंट सॉल्यूशन से सेल के तरफ फ्लो होगा, ठीक है, फाइन, ये नेचुरल टेंडेंसी होगा, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, कहाँ पे ज़्यादा होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, अकॉर्डिंग टू ऑस्मोसिस, ठीक है। सॉल्वेंट नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट कहाँ से कहाँ तक होता है, लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ होता है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, अगर ज़्यादा होगा तो वाटर विल फ्लो इनसाइड द सेल, अगर पानी सेल की तरफ जाएगा तो सेल क्या होगा, स्वेल होगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर सेल का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन से अगर कम है तो उस केस में क्या होगा, सॉल्वेंट फ्रॉम द सेल, जो कि पानी, ठीक है, वो सॉल्यूशन की तरफ फ्लो होगा, फ्लो होने की वजह से क्या होगा, सेल का साइज क्या होगा, श्रिंक होगा, ठीक है। तो हमारा तो सेल का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है तो दैट इज होता है अप्रोक्सीमेटली 0.9% मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है, बाय NaCl, ओके, 0.99% ऑफ NaCl मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, ठीक है, ओके। तो अगर उससे ज़्यादा होगा, यहाँ पे क्या दिया था, श्रिंक होने के लिए, ठीक है, श्रिंक होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सेल से पानी बाहर की तरफ जाना पड़ेगा, ठीक है, बाहर की तरफ कब जाएगा, अगर इस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मतलब सेल के कॉन्सेंट्रेशन से ज़्यादा होना पड़ेगा, और ज़्यादा होने के लिए 0.9% से ज़्यादा होना पड़ेगा, और 0.9% से सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन किस में ज़्यादा है, व्हेन प्लेस इन वाटर कंटेनिंग मोर देन, सो ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। यहाँ पे तो लेस देन दिया गया है, यहाँ पे 9 दिया गया है, 9 में तो क्या होगा, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट 0 होगा, प्लेस इन डिस्टिल वाटर में तो क्या होगा, सेल की तरफ पानी फ्लो होगा, ठीक है, ओके, यहाँ पे
फाइन। सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, पानी 0.9% से, ठीक है, सॉल्यूशन का 0.9% से अगर ज़्यादा है सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, सॉल्यूशन का अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से अगर ज़्यादा है तो क्या होगा, पानी क्या होगा, पानी ये सेल से फ्लो आउट होगा, ठीक है, जिसके वजह से श्रिंक होगा, श्रिंक होगा, ठीक है। तो ठीक वैसे ही अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर लेस देन 0.9% है, ठीक है, तो क्या होगा, पानी क्या होगा, पानी सेल की तरफ फ्लो होगा, तो जिसके वजह से क्या होगा, सेल स्वेल होगा, ठीक है, स्वेल होगा। अगर दोनों बराबर है तो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जीरो होगा, ना ही सेल का साइज इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर इज, ठीक है, KF ऑफ वाटर दिया गया है, ठीक है, इतना। तो यहाँ पे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला जानना पड़ेगा सबसे पहले, फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है, TF इज इक्वल टू कितना होता है, T0 ऑफ F माइनस नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, KF इंटू क्या होगा, मोलालिटी होगा, ठीक है, KF इंटू क्या होगा, मोलालिटी, ठीक है। यहाँ पे वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस माइनस, ठीक है, यहाँ पे कितना होगा, KF कितना दिया गया है 1.86 इंटू मोलालिटी कितना है, मोलालिटी कितना है 0.2 है, ठीक है। यहाँ पे यूनिट किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में मैं ले रहा हूँ, ठीक है, डिग्री सेल्सियस में। तो आंसर कितना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाई अगर करोगे तो कितना आएगा, माइनस, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा है, तो यहाँ पे एक और डेसिमल आगे आगे चला जाएगा ना, 0.2 था, राइट, तो यहाँ पे डेसिमल इधर आ जाएगा, एक सेकेंड, तो डेसिमल 0.2 था, सो माइनस कितना होगा 0.372, ठीक है, ये वाला आंसर। सो कौन सा ऑप्शन है, ये, ठीक है। एनी डाउट अभी तक एनी डाउट, चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अभी जाते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज इफ, ठीक है, कब इंक्रीज होगा ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोगों को पता है, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, राइट, C मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है, इंटू R इंटू T। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बढ़ने से क्या होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इंक्रीज होगा, तो ठीक वैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होने से भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर कांस्टेंट रख के अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तब भी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा, और टेम्परेचर अगर इंक्रीज करोगे तब भी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होगा। आर तो क्या है, गैस कांस्टेंट है, तो इसका तो वैल्यू चेंज नहीं होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देख लो ऑप्शन, द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीज, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे इंक्रीज दिया है तो ये नहीं होगा। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इंक्रीज, ये वाला सही आंसर होगा, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल शुड इंक्रीज, ठीक है। टेम्परेचर डिक्रीज दिया गया है, ये भी गलत ऑप्शन है, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं होना चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होना चाहिए। सॉल्यूशन कांस्टेंट R इज इंक्रीज, सॉल्यूशन कांस्टेंट तो इंक्रीज नहीं होता है ना, उसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ओके, ये असर्शन एंड रीजनिंग टाइप का है, ये आया था बोर्ड एग्जाम 2023 में। असर्शन दिया गया है, व्हेन ग्लूकोज इज एडेड टू वाटर एंड एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, ये तो सही स्टेटमेंट है, ठीक है। जैसे ही हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कोजेस एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एकदम सही बात है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे ही हम लोग सॉल्यूट ऐड करते हैं, ठीक है, द नंबर ऑफ सॉल्वेंट्स मॉलिक्यूल्स जो सरफेस पे होता है वो कम हो जाता है, जिसके वजह से सेम टेम्परेचर पे हम लोगों को, ठीक है, लेस वेपर प्रेशर मिलता है। क्यों लेस वेपर प्रेशर, क्योंकि सरफेस एरिया जो होता है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल वेपर पे इसमें जाने के लिए वो डिक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से सेम टेम्परेचर पे
लेस वेपर प्रेशर होता है। और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट किस प्रेशर पे डिफाइन करते हैं, 1 atm प्रेशर पे, ठीक है। तो वही 1 atm प्रेशर मिलने के लिए हम लोगों को थोड़ा और ज़्यादा हीट करना पड़ता है, तो जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो अकॉर्डिंगली हम लोगों का आंसर सही ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन दिया गया है बोथ असर्शन एंड रीजंस आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ये वाला सही ऑप्शन होगा, ठीक है। ओके, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो पता है राइट। टोटल कितना कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, उसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, और ये 4th था ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। तो ये तो सही स्टेटमेंट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी, क्या ये स्टेटमेंट सही है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल टू क्या होता है, CRT, या मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं पाई इज इक्वल टू M, मतलब कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी नहीं, ठीक है। ओके फाइन। सो यहाँ पे स्टेटमेंट कौन सा होगा, ये ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये तो सही है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी, ये वाला स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन C, दैट मीन्स असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज की होबो, रीजन इज इनकरेक्ट, ठीक है, ये वाला होगा, याद रखना, ठीक है। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई किसके प्रोपोर्शनल होता है, कॉन्सेंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी नहीं, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क्स का। प्रेडिक्ट वेदर द वेंट ऑफ फैक्टर विल बी लेसर और ग्रेटर देन 1 व्हेन इथेनोइक एसिड इज डिजॉल्व इन बेंजीन। सो बेंजीन किस टाइप का, बेंजीन यहाँ पे मतलब सॉल्वेंट के हिसाब से काम करेगा, और इथेनोइक एसिड क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। बेंजीन किस टाइप का सॉल्वेंट है, बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट है, ठीक है। नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, वैसे तो इथेनोइक एसिड क्या होगा, पोलर सॉल्वेंट में इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट के हिसाब से काम करता है, लेकिन वही अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर डिजॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, डाइमराइजेशन होगा, ठीक है, डाइमराइजेशन। और हम लोगों को पता है डाइमराइजेशन होने पे क्या होता है, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स, सॉल्यूट पार्टिकल्स क्या होता है, डिक्रीज होता है। डिक्रीज होने के वजह से क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होगा, सॉल्यूशन में कम हो जाएगा। तो कम अगर हो जाएगा, ठीक है, हम लोग को पता है वेंट ऑफ फैक्टर का डेफिनेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स इनिशियली टेकन। सो एसोसिएशन के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल, सॉल्यूट पार्टिकल क्या होगा, डिक्रीज होगा, इफेक्टिव नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा, वेंट ऑफ फैक्टर विल बी लेस देन 1 होगा, ठीक है। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होगा, लेस देन 1, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ डाइमराइजेशन कैसे होता है बेंजीन में। सो CH3 ऐसे करके, ठीक है, डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ऐसे 2 मॉलिक्यूल्स आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स ऐसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या बनेगा, डाइमर बनेगा, ठीक है, ऐसे CH3, ठीक है। इसके बीच में ऐसे अट्रैक्शन होगा, इसके बीच में ऐसे अट्रैक्शन, ठीक है, डाइमर बनेगा, फाइन। चलो ठीक है, नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो सबसे पहले ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस द नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है, ऑस्मोसिस। तो मान लो कि यहाँ पे ये एक कंटेनर है, ठीक है, ऐसे करके, यहाँ पे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। यहाँ पे लेट्स से 2 सॉल्यूशन से ये सेपरेट किया गया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पे, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, ठीक है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से सेपरेट किया गया है। ये है सॉल्यूशन A, ये है सॉल्यूशन B, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो ऐसे अगर सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से 2 सॉल्यूशन को मतलब अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, तो जिस सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे क्या होगा, सॉल्वेंट फ्लो होगा लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से। अगर मतलब यहाँ पे क्या होगा, लेट्स से, ठीक है, CA कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन A अगर ग्रेटर देन क्या है, मान लो कि मतलब उल्टा मान लो, सो कॉन्सेंट्रेशन ये क्या है, CO2, ठीक है, सॉल्यूशन B का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। अगर कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, सो नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्यूशन A से सॉल्यूशन B की तरफ जाएगा, ठीक है। वैसे तो सॉल्वेंट बहुत दोनों डायरेक्शन में ही फ्लो होगा, लेकिन नेट फ्लो किस में होगा,
सॉल्यूशन पे बी के तरफ होगा, ठीक है। तो ये होता है ऑस्मोसिस प्रोसेस में, ठीक है, ओके। अगर इसको स्टॉप करना है, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नेचुरल फ्लो ऑफ सॉल्वेंट थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को अगर स्टॉप करना है तो यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। अगर प्रेशर अप्लाई करेंगे, प्रेशर अगर अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे जस्ट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, उसी प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उस प्रेशर से अगर ज्यादा अप्लाई करोगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से अगर ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे, किस साइड में, ठीक है, जिस साइड में कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है उस साइड में अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा। नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट विल बी फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे, व्हाट इज मीन बाय रिवर्स ऑस्मोसिस, व्हेन प्रेशर ग्रेटर देन osmotic pressure is applied on the solution containing higher concentration, then there will be net flow of solvent from higher concentrated solution to lower concentrated solution, and this phenomena of flow of solvent from higher concentrated solution to lower concentrated solution by applying external pressure is called as reverse osmosis, ठीक है, फाइन, चलो ठीक है। नेक्स्ट, तो डेफिनेशन है, सो याद करके जा सकते हो। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, ये सीबीएसई 2024 बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था। क्वेश्चन ऐसे दिया गया है, 18 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, नॉन वोलाटाइल मतलब वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, इज डिजॉल्व इन 200 ग्राम ऑफ वाटर, फ्रीजेस एट 272.0 Kelvin, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, KF ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल, ठीक है। चलो तो सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला याद रहना पड़ेगा, डेल्टा TF वाला। डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है, ये नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, ओके। यहाँ पे ये नहीं दिया गया है कि मतलब ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है, क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया गया इलेक्ट्रोलाइटिक है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानेंगे, यहाँ पे ये सॉल्यूट नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक मानेंगे, इस टाइप का मानेंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, ठीक है। चलो तो अभी सबसे पहले डेटा लिख लेते हैं, क्या क्या दिया गया है। गिवन दैट ये मास ऑफ द सॉल्यूट WB, ठीक है, ये कितना दिया गया है, 18 ग्राम, कितना दिया गया है, 18 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट WA, मास ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, ये कितना दिया गया है, 200 ग्राम, ठीक है। और फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया है, 272.0 क्या है, 7 केल्विन, ठीक है। और KF कितना दिया गया है, KF, तो दिस इज इक्वल टू 1.86 केल्विन kg पर मोल, ये दिया गया है, ठीक है। तो हम लोगों को पता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर T नॉट ऑफ F कितना होता है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मान सकते हो 273 क्या है, केल्विन मान सकते हो, ठीक है। नाउ क्या निकालना है, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, सॉरी मोलिकुलर मास, वैसे मतलब मोलर मास जैसे ही निकालोगे सो यूनिट को चेंज कर दो ग्राम से यू में, तो ऑटोमेटिकली मोलिकुलर मास आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। नाउ तो डेल्टा TF जो है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, T नॉट ऑफ F माइनस TF, तो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, 1000 इंटू KF इंटू WB डिवाइडेड बाय क्या होगा, MB इंटू W है, ये वाला फॉर्मूला है, ठीक है, W है। अगर इसको रीअरेंज करोगे तो क्योंकि मतलब MB निकालना है, बाकी सबका तो डेटा दिया गया है, तो रीअरेंज कर लो, MB इक्वल टू कितना आएगा, MB विल बी इक्वल टू 1000 इंटू KF, ठीक है, KF इंटू कितना है, WB डिवाइडेड बाय, ठीक है,
डिवाइडेड बाय क्या होगा, टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ इंटू कितना है यहाँ पे डब्ल्यू है। ठीक है, चलो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना होगा 1000 इंटू कैप कितना होगा 1.86 इंटू कितना होगा डब्ल्यू भी 18 ग्राम डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना है 273 माइनस 272.07। ठीक है, इंटू कितना होगा यहाँ पे इंटू डब्ल्यू आई कितना दिया गया है 200 ग्राम, राइट 200 ग्राम। ठीक है, तो ये यहाँ पे सॉल्व कर लो। तो 1000 इंटू 1.86 इंटू 18 डिवाइडेड बाय यहाँ पे कितना होगा 0 पॉइंट कितना होगा यहाँ पे 0.93 होगा इंटू कितना है यहाँ पे 200। ठीक है, ये अगर कैंसिल करोगे 2 टाइम्स होगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों 0 कैंसिल 2 कैंसिल। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ यहाँ पे 10 कैंसिल नहीं हुआ और 18 रहा। सो 1 इंटू की क्या होगा 10 इंटू 18, सो दैट विल बी 180 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हुआ हमारा मोलर मास। तो मोलिकुलर मास कितना होगा, देयरफॉर क्या होगा मोलिकुलर मास इज 180 क्या होगा यू। ठीक है, 80 यू। फाइन, किसी को डाउट है यहाँ पे? ठीक है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए सॉल्यूशन कंटेन 60 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इन 250 ग्राम ऑफ वाटर 250 ग्राम ऑफ वाटर फ्रीजेस एट 270.67। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, केव ऑफ वाटर इज गिवन इन दैट वे। एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सॉल्व कर पाओगे कि नहीं? फिर से वही वाला स्टेप रिपीट करना है। ठीक है, वही वाला स्टेप मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ। ठीक है, फॉर्मूलाज गिवन डेट डेटा लिख के डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ। गिवन डेट क्या दिया गया है डब्ल्यू बी मास ऑफ द सॉल्यूट ये कितना है 60 ग्राम। मास ऑफ द सॉल्वेंट डब्ल्यू ए कितना है 250 क्या है ग्राम। ठीक है, और टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन कितना दिया गया है 270.67। ठीक है, और के एफ कितना दिया गया है के एफ 1.86 केल्विन केजी पर मोल है। ठीक है, और हम लोगों को पता है टी नॉट ऑफ एफ क्योंकि पानी है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, सो दैट विल बी इक्वल टू 273 केल्विन अप्रॉक्स। ठीक है, इसे मान सकते हो यहाँ पे केल्विन है। ठीक है, ओके नाउ थोड़ी देर पहले बताया था क्या है डेल क्या होगा एम बी इक्वल टू कितना होगा 1000 इंटू के बी इन सॉरी नॉट के बी के एफ। ठीक है, के एफ इंटू डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय क्या होगा टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी एफ इंटू कितना होगा डब्ल्यू ए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है एम बी निकालने के लिए। चलो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। एम बी विल बी इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे 1000 इंटू 1.86 इंटू कितना आएगा यहाँ पे डब्ल्यू बी है 60 डिवाइडेड बाय। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय अबे कितना होगा 273 माइनस 270 पॉइंट कितना है 67 इंटू कितना है 250। ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा 1000 इंटू 1.86 इंटू 60 डिवाइडेड बाय कितना होगा 2.33 आएगा इसका डिफरेंस। हाँ 33, हाँ 2.33 इंटू क्या होगा 250। ठीक है, ये डेसिमल यहाँ से कैंसिल कर सकते हो। ये 250 कितना टाइम्स होगा 4 टाइम्स होगा। ठीक है, ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो। तो अभी 4 इंटू 186 इंटू 60 डिवाइडेड बाय कितना है 233। ठीक है, इतना ग्राम पर मोल आएगा। ठीक है, सॉल्व कर लो तो कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा 191.6 ग्राम पर मोल। ठीक है, इसके आसपास आएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, देयरफॉर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज कितना होगा, 191.6 ग्राम पर मोल। ये आंसर होगा। ठीक है, ये आंसर होगा।